वही मतलब कि वास्तविक मुखिया होता है। ठीक है। और इसके बाद आगे दिया हुआ है शक्तियों का बंटवारा। तो इसमें वही चीज़ है कि भारत है जो उसमें यानी कि सरकार है, संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग होते हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही बनता है कि सरकार है जो उसके कितने अंग होते हैं, तो 3 अंग होते हैं। अब ये कौन कौन से अंग होते हैं, एक तो होता है विधायिका जो कि कानूनों को बनाती है, एक होता है कार्यपालिका जो कि विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को क्या है, लागू करती है, एक होता है न्यायपालिका जो कि जो भी कानून बनाए गए हैं वो सही तरीके से चल रहे हैं, अगर उनका हनन होता है या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी गलती होती है तो वो जो न्यायपालिका होती है उन कानूनों के आधार पर क्या न्याय करती है। ठीक है। तो विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, और जो कार्यपालिका होता है वो एक ऐसे लोगों का समूह होता है जो कि लोगों को जो कि कानूनों को लागू करता है और देश शासन व्यवस्था का संचालन करता है। और जो न्यायपालिका होती है यानी कि वो क्या, न्यायालयों की व्यवस्था को क्या कहते हैं, न्यायपालिका कहते हैं। इसके बाद है, और ये जो भी यानी कि सरकार की ये जो तीनों अंग हैं, इसमें क्या है कि किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की जो शक्तियां हैं वो एक दूसरे से अलग अलग हैं। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश लगा सकता है, यानी कि इसमें क्या है, इनकी जो शक्तियां हैं उनका बंटवारा किया गया है, जिसके कारण क्या है कि वो एक दूसरे पर क्या है, कंट्रोल भी रख सकते हैं, जिससे कि सत्ता में क्या संतुलन बना रहेगा। इसके बाद आगे है कि इसमें यहाँ पर एक ब्लू बॉक्स में क्या लिखा हुआ है ये देखते हैं। तो इस अध्याय में राज्य है जो राज्य शब्द का अक्सर इस्तेमाल किया गया है। ध्यान देना कि इसका मतलब राज्य सरकारों से नहीं है। जब हम राज्य शब्द का यूज़ करते हैं तो हम उसे सरकार से बिन अर्थ में लेते हैं। सरकार की क्या जिम्मेदारी होती है कि कानून बनाना और उसे लागू करना, लेकिन चुनाव के जरिए सरकार बदल जाती है। लेकिन जो राज्य है वो एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग पर रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि राज्य किसे कहते हैं, तो राज्य का मीन्स एक ऐसी राजनीतिक संस्था है जो कि निश्चित भूभाग पर यानी कि किसी एक जगह पर रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है। तो भारतीय राज्य एक लोकतांत्रिक सरकार है, यानी कि सरकार मीन्स कार्यपालिका राज्य का एक हिस्सा है। राज्य का मतलब सरकार से नहीं, इसका मतलब व्यापक है, यानी कि इसका मतलब क्या है, जनता से है। ठीक है। इसके बाद यह हुआ है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का मीन्स है कि यदि हम किसी देश में रहते हैं तो उस देश के संविधान के द्वारा जो लोगों को अधिकार दिए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार। और ये जो मौलिक अधिकार है ये संविधान के द्वारा उस देश में रहने वाले लोगों को ही प्राप्त होते हैं, अन्य देश के लोगों को उस संविधान के वो वाले अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। मान लीजिए जैसे कि भारत का एक संविधान है और भारत के संविधान में जो भी अधिकार दिए गए हैं वो किसे दिए जाएंगे, जो भारत में रहते हैं, उन लोगों को नहीं दिए जाएंगे जो कि अमेरिका, कनाडा या फिर कहीं और देश में रहते हैं। ठीक है। तो उससे क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों वाला जो खंड है वो भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा मौलिक अधिकारों को। ठीक है। इसके बाद आगे है कि जो मौलिक अधिकार हैं हम डायरेक्ट वही करेंगे कि जो मौलिक अधिकार है वो भारतीय संविधान में कितने हैं। तो प्रारंभ में भारतीय संविधान में कितने थे, 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान समय में कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। अब ये कौन कौन से हैं तो हम वो देख लेते हैं। तो पहला है समानता का अधिकार। तो समानता के अधिकार में क्या कहा गया है, तो हम आपको डायरेक्ट वही बताते हैं। समानता का मीन्स है कि लिंग, जाति, धर्म, निवास, मूल स्थान, उद्गम किसी भी आधार पर एक तो भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा, जो भी सार्वजनिक स्थान है, चाहे वो पार्क है, चाहे होटल है, चाहे मंदिर है, गुरुद्वारे हैं, वो सभी के लिए क्या खोल दिए जाएंगे। तीसरी जो बात है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा, यानी कि छुआछूत की जो बातें हैं ये खत्म की जाएगी। चौथी है कि यहाँ पर क्या है कि या तो आपको शिक्षा के क्षेत्र में या फिर सेना के क्षेत्र में ही उपाधियाँ दी जाएंगी, इसके अतिरिक्त आपको किसी भी प्रकार की उपाधियाँ नहीं दी जाएंगी। समानता के अधिकार में एक बात ये भी कही गई है कि सभी व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए, रोजगार प्राप्त करने के लिए समान अवसर दिए जाएंगे। समानता यानी सम्मान, कि सभी लोग इक्वल हैं, और सभी को इक्वल करने के लिए क्या कहा गया है कि सभी को समान अधिकार दिए जाएंगे। आगे बढ़ने के लिए सभी लिंग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी के लिए एक समान कानून बनाया जाएगा, एक समान सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। इसके बाद आगे है स्वतंत्रता का अधिकार।
स्वतंत्रता यानी सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये जो अधिकार हैं वो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है। वैसे तो आपको इसमें नहीं दिए गए हैं, तो यानी कि ये आपके सिलेबस में नहीं है मेनली, बट आपको फिर भी अगर चाहते हो आपको पता होना चाहिए, तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक क्या है, अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार। तो जो समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है, और जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है। तो स्वतंत्रता के अधिकार में क्या कहा गया है कि सबसे पहले यानी कि हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 में दी गई हैं। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को एक तो अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता दी गई है, संघ बनाने के लिए, समुदाय बनाने की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। और हम किस देश में, यानी कि अगर हम भारत में रहते हैं तो एक जगह से भारत के दूसरी जगह पर जाने की स्वतंत्रता दी गई है, किसी भी स्थान पर रहने की स्वतंत्रता दी गई है, किसी भी प्रकार का व्यवसाय किसी भी जगह पर यानी कि भारत के अंदर ही किसी भी जगह पर करने की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है कि भाषण की स्वतंत्रता दी गई है, सभा या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, किसी देश के किसी भी भाग में आने जाने की, कहीं पर भी रहने की, कहीं पर भी कारोबार करने की स्वतंत्रता दी गई है। इसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो अनुच्छेद 23 और 24 में है। इसमें क्या कहा गया है कि एक तो मानव व्यापार या फिर जबरी या श्रम इस प्रकार का कुछ भी नहीं करवाया जाएगा, यानी कि किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवाया जाएगा। दूसरा कि जो बच्चे 14 वर्ष से कम आयु के हैं तो उन्हें मजदूरी नहीं करवाई जाएगी, किसी भी जोखिम भरे जो स्थान है वहां पर काम नहीं करवाया जाएगा। इसके बाद आगे है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 में बताए गए हैं। धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, उसके अनुसार आचरण कर सकते हो, ठीक है। एक उसका जो प्रचार प्रसार है वो भी कर सकते हो। तो आपको इतना डिटेल में नहीं बताया गया, डायरेक्ट सिंपल लैंग्वेज में बताया गया, तो आप भी सिंपल ही जितना हो सके उतना याद करना। तो इसके बाद आगे है कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। तो ये अनुच्छेद 29 और 30 में बताए गए हैं। इसका मीन्स है कि भाषा या फिर धार्मिक जो भी जैसे अल्पसंख्यक लोग हैं तो वो अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रख सकते हैं, उसके आधार पर कोई भी शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं। इसके बाद आगे है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में बताया गया है। इसमें यह कहा गया है कि जो संवैधानिक उपचार का मीन्स है कि ये जो 5 प्रकार की जो भी अधिकार दिए गए हैं, यदि इनका हनन होता है तो लोग इन अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय में जा सकते हैं और अपने अधिकारों की सुरक्षा कर सकते हैं, ठीक है। सुरक्षा की जो मांग है वो अदालत से कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है, भारत में नागरिकों को 6 प्रकार के अधिकार, मौलिक अधिकार हैं जो वो दिए गए हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो आपका एक बड़े क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, तो आपको ये जो क्वेश्चन है वो ध्यान में देना है, आपको ये जो अधिकार है वो याद करने जरूरी हैं। इसके बाद जो आगे है इसमें लिखा हुआ कि जो इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि इसके दोहरे उद्देश्य हैं मौलिक अधिकार के। पहला कि हर एक जो नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके। दूसरा कि ये जो अधिकार होते हैं वो हर उस सत्ता या संस्था के लिए बाध्यकारी होती हैं जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति है वो कानून का निर्माण करेगा, व्यक्ति मीन्स कोई भी जैसे शासन व्यवस्था के लिए जो भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं, अगर वो किसी भी प्रकार का कानून व्यवस्था का निर्माण करते हैं तो उन्हें इन मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखना होगा। तो मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्व भी है, ठीक है। तो भारतीय संविधान के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि सामाजिक व आर्थिक सुधार लाया जा सके। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो नीति निर्देशक तत्व है वो क्यों जोड़े गए थे, सामाजिक आर्थिक सुधार लाने के लिए। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय जनता जो है वो गरीबी से दूर रहने वाले कानून व नीतियां बनाई जाए, यानी कि जनता को गरीबी से दूर करने के लिए इस प्रकार के नीति निर्देशक तत्व है जो वो संविधान में जोड़े गए थे। इसके बाद आगे है धर्म निरपेक्षता। तो धर्म निरपेक्षता जैसा कि नाम से पता चलता है, धर्म निरपेक्षता यानी कि धर्म के आधार पर भेदभाव न करना। तो जो भारत है वो क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका कोई भी एक राजधर्म नहीं है। भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह राज्य होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है, यानी कि वो क्या करेगा, सभी धर्मों का समान रूप से आदर करेगा, ठीक है।
किसी भी प्रकार का धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इसके बाद आगे दिया हुआ है, तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जो संविधान सभा है उसकी अंतिम बैठक कब हुई थी और कब हस्ताक्षर किए गए थे संविधान पर। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के विभिन्न सदस्य अपनी आखिरी बैठक, यानी कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। तब इन्होंने क्या हस्ताक्षर किए थे, और इसमें ये कहा गया है कि जो सबसे पहला हस्ताक्षर था वो किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद यहाँ पर और भी नाम दिए गए हैं कि किस तरीके से यहाँ पर दिखाए गए हैं, हस्ताक्षर करते हुए तस्वीरें दी गई है। इसके बाद आगे हम देखते हैं, क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, आपका लेसन है यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे आपको 5 टॉपिक बताए गए थे, यानी कि मेन तो आपको इस लेसन में कौन कौन से क्वेश्चन आने चाहिए कि संविधान किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा कि संविधान का निर्माण किसने किया, संविधान सभा ने। संविधान सभा का गठन कब किया गया था, दिसंबर 1946 में। संविधान कब बन गया था, नवंबर 1949 में। कितना टाइम लगा, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। उसके बाद नेपाल के बारे में बताया गया, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसमें मेन तो यही एग्जाम्पल था कि 2 प्रकार की शासन व्यवस्था होती है, एक होती है राजतंत्र और एक होती है लोकतंत्र। फिर भारत में क्या है, लोकतंत्र। लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है, लोगों का शासन। तो इसमें एक अब्राहम लिंकन की एक परिभाषा है, लोगों का, लोगों के द्वारा लोगों के लिए किया जाने वाला शासन क्या कहलाता है, लोकतंत्र। इसके बाद आगे संविधान के जो लक्षण है वो बताए गए हैं। तो पहला है संघवाद, दूसरा है संसदीय शासन प्रणाली, तीसरा कौन सा था, मौलिक अधिकार, चौथा आपका आ जाएगा धर्मनिरपेक्ष राज्य, और एक आपका कौन सा रह गया यहाँ पर, एक आपका है संसदीय शासन प्रणाली हो गया। इसके बाद है शक्तियों का विभाजन, यानी कि आपको शक्तियों का क्या है, बंटवारा किया गया है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है। तो ये हमने लेसन पढ़ा है, तो आप बताना इसका आंसर। अगर आपको ना आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता देना, हम आपको इसका आंसर बता देंगे। वैसे भी नॉर्मल देखा जाए तो क्यों होती है, देश की शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था क्या होगी इसे तय करने के लिए क्या होती है, संविधान की आवश्यकता होती है। तो आप ये जो क्वेश्चन आंसर है आप ये चेक कर लेना, और कोई भी चीज़ अगर ना समझ में आए तो आप हमें बता देना कमेंट सेक्शन में, तो हम आपको इसका आंसर दे देंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि हर एक व्यक्ति को इसका फ़ायदा हो सके। और ये जो लेसन है ये आपके सिर्फ 8th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके साथ ही वो लोग जो कि किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उनके लिए, यानी जीके है जो, उसके लिए बुक्स पढ़नी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, और अगर किसी भी प्रकार की कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें बता देना। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।